जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डुकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रिया प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज दिनांक 16 अप्रैल 2025 को एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका नंबर है 2025/26। दो नंबर है इसका 65। ये नोटिफिकेशन है, आपको कहाँ पर मिलेगा? वेबसाइट पर आप कैरियर मतलब जो रिक्रूटमेंट का पोर्शन है कैरियर्स में, उसमें जाके एक नीचे टैब है उसमें मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में आपको मोटा मोटी पहले बताता हूँ कि अंग्रेजी वाला क्यों पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई कंफ्यूजन होता है तो अंग्रेजी को सर्वमान्य किया जाता है, इसीलिए आपको ये केवल अंग्रेजी वाले को पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, खास बात है इसमें 3 टाइप की पोस्ट है: फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर। इसको पोस्ट को नाम किससे जाना जाएगा? टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3 और टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग कैटेगरी 2। तो फिलहाल आपको इस कैटेगरी और इसमें ग्रेड और इसमें नहीं जाना है। क्या क्या चाहिए वो देखिए। अगर आप फिटर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, किसी भी राज्य का या केंद्र सरकार का जो सीबीएसई या किसी स्टेट का बोर्ड से आपका 10वीं पास होना चाहिए। और उसके अलावा साथ में ये एंड है और नहीं, ठीक है ना, तो साथ में आईटीआई 2 ईयर कोर्स होना चाहिए विथ फिटर ट्रेड, और साथ में एनसीवीटी और एससीवीटी का सर्टिफिकेट, प्लस 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप है, वो भी एनसीवीटी ऑब्लिक एससीवीटी का सर्टिफिकेट आपके पास अप्रेंटिसशिप का भी होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास मैट्रिक के साथ साथ अगर आपका आईटीआई 2 साल का आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं तो फिर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप का भी सर्टिफिकेट चाहिएगा। और वेल्डर के लिए भी मेट्रिकुलेशन प्लस साथ में आईटीआई वेल्डर का सर्टिफिकेट, और आईटीआई वेल्डर मिनिमम 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी साथ में होनी चाहिए। आईटीआई वेल्डर में ड्यूरेशन नहीं लिखा है। आईटीआई वेल्डर ट्रेड अलोंग विद ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी एससीवीटी और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ये तो होगी क्वालिफिकेशन। दूसरा चीज इसमें क्रूशियल डेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कट ऑफ डेट जो है वो 10/5/2025 है। उसी डेट से आपके पास डेट ऑफ बर्थ, उसी डेट को आपके पास क्वालिफिकेशन, और यही आपके आवेदन की अंतिम तिथि है जो आगे दी हुई है। फिर उसके बाद ये पोस्ट पोजीशन है, इसमें एक कोरिजेंडम भी आया है कि ये जो है ना वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी, ये थोड़ा इसमें ठीक नहीं है, इसमें ये गलत एंट्री है शायद। ये केवल 3 पोस्ट है जो इलेक्ट्रिक इसकी फिटर की, उसमें ही पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। बाकी खास बात इसमें समझने वाली कि इसमें बैकलॉग वैकेंसी इंक्लूडेड है। तो ये टोटल 6 वैकेंसी इन तीनों मिला के इंक्लूडेड है, मतलब 4 है फिटर की, 1 है इलेक्ट्रिशियन और 1 है वेल्डर। ये एससी और एसटी की, एससी की भी है 2, एसटी की 1 और 3 ओबीसी की इसमें बैकलॉग है। तो कुल मिला के, अच्छा इसमें एक और कंफ्यूजन होगा कि हम एक्सकवेशन में आवेदन करें या इसमें ईएनडम में, इससे अभी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन्होंने केवल वैकेंसी बताई कि इतनी पोस्ट भरी जाएगी। बाकी ये फिटर के लिए टोटल 66 और 29 95 पोस्ट ये है फिटर के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 95 पोस्ट है और 10 पोस्ट है वेल्डर के लिए, तो कुल मिला के 200 पोस्ट है। इसके साथ में भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये टोटल 36, ये भी उसमें कुछ चेंज हुआ है शायद। फिर उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कौन कौन से एलिजिबल होंगे? जो इसमें केवल फिटर के जो है ना, ये 3-4 टाइप की कैटेगरी है, इसको आप ठीक से पढ़ ले। और इसमें मिनिमम 40% आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा? फिटर अगर आप सभी में मोटा मोटी 1 साल का ही है। अगर आप एक्सवेशन जाएंगे तो फिर आपको एक्सवेशन के डी में जाएंगे, कैटेगरी डी में। ईएनडम होगा तो कैटेगरी 4 में। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन अगर एक्सवेशन जाएंगे तो एक्सवेशन के कैटेगरी डी में जाएंगे, और ईएनडम में जाएंगे तो कैटेगरी 4 में। और वेल्डर है वो हमेशा वेल्ड कैटेगरी 3 में ही जाएंगे, इनका 1 साल का ट्रेनिंग पूरा होने के बाद।
फिर आगे लिखा है रिजर्वेशन के बारे में। आई थिंक ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये जितना आप SC ST OBC NCL नॉन क्रीमिलेयर और EWS PWBD ये सब ये जितना भी है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। टोटल नंबर कभी भी चेंज हो सकता है। ये जो रिजर्वेशन है वो आपके पास सर्टिफिकेट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है उसी में होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इसके सबसे लास्ट में दिया है। ओबीसी का जो अगर ले रहे हैं उसका रिजर्वेशन के आप अगेंस्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो आपका सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। केवल स्टेट लिस्ट है, आप नॉन क्रीमिलेयर होना चाहिए। क्रीमिलेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए, वो भी क्रूशियल डेट के। ठीक है, इंक्लूडिंग क्लियरली कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट एकदम एग्जैक्ट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए उसमें, वो भी सेंट्रल लिस्ट में। SC ST OBC कैंडिडेट सिलेक्टेड, अगर कोई SC ST OBC या EWS और PWBD कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट, अगर आप जो है ना किसी में अगर आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया है, मतलब बिना बिना इसके कास्ट कैटेगरी के बेनिफिट के अगर आप एलिजिबल होते हैं और आप UR की मेरिट में आ जाते हो, तो आपका जो नंबर है वो UR में अनरिजर्व पोस्ट में ही कंसिडर किया जाएगा, नहीं कि रिजर्व पोस्ट पर। लेकिन अगर आप किसी भी एज या रिलैक्सेशन देने से ही अगर एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी के रिजर्व कोटे में ही जाना होता है। क्वालिफाइंग द बेसिस ऑफ रिलैक्सेशन है वो इसी में बताई दी। फिर आपको उसमें मेरिट में जाएंगे, नहीं कि ER में। और ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन और PWBD का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन समझने के लिए एक दूसरा वीडियो है इसी में नीचे, कि मेरिट लिस्ट कैसे बना देते हैं, उसको आप देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। फिलहाल इन चीज़ों में मत जाइए, आपको फिलहाल आवेदन कैसे करना है उसको ध्यान रखना है। एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी सिक्योर्ड, एक्स सर्विसमैन अगर पहले से ही कहीं नौकरी कर चुके हैं, मतलब ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर आप इसमें इसका रिजर्व पोस्ट का फायदा नहीं ले पाएंगे, बशर्ते अगर आपने पहली पोस्ट ज्वाइन करते समय इसके आवेदन के बारे में अगर आपने डिक्लेरेशन दिया है। तो अगर डिक्लेरेशन दिया तो आप इसमें इसको बेनिफिट ले सकते हैं। डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो फिर आप एक बार अगर आप एक्सेप्शन कोटे का बेनिफिट लेके ज्वाइन कर लेते हो तो फिर बार बार नहीं मिलता है। और ये जो फॉर्म दे रखे हैं उसका जिस्ट यही है। डिग्री ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर वो जो एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, वो भी खास चीज़ नहीं है। बेंचमार्क डिसेबल सर्टिफिकेट ओनली 40% से ज़्यादा होगा तभी होगा। हाँ, अगर PWD कैंडिडेट है, अगर उनको एग्जाम के दौरान अगर कुछ वो सब चाहिए होता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन करके इसमें Annexure 1 और Annexure 2 दिया हुआ है, वो भर के देना होगा, मिल जाता है। खास चीज एज लिमिट, एज लिमिट आप 18 साल के हो जाने चाहिए। कितनी तारीख को? 10 मई 2025 को, उससे कम नहीं होना चाहिए। और रिलैक्सेशन अनरिजर्व पोस्ट और EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यहाँ जनरल होना चाहिए था। SC और ST के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए नॉन क्रिमिनल के 3 वर्ष का है। PWBD के लिए 10 वर्ष का है। अगर कोई PWBD और OBC है तो उसके लिए 13 वर्ष हो जाएगा। PWBD और SC या ST है तो उसके लिए 15 वर्ष का हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए इतनी लंबी कहानी का जिस्ट ये है कि आपकी मोटा मोटी अगर आप जितनी सर्विस कर चुके हैं वो आपकी एज में से निकालो, फिर उसमें 3 साल और जोड़ दीजिए, और उसके बाद अगर आप टोटल एज आपकी 50 क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बाकी नॉर्मली मोटा मोटी एलिजिबल हो ही जाते हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और रेट ऑफ बर्थ आपके जो 10वीं की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग कंसिडर की जाएगी, उसी को आधार माना जाएगा। एप्लीकेशन फीस है OBC और अनरिजर्व और EWS के लिए 1000 रुपये फीस प्लस 180 रुपये GST, कुल मिलाकर आपको 1180 रुपये NCL के खाते में देना है। इसके लिए ऊपर और कोई अगर चार्जेस लगते हैं तो आपके खुद के होंगे। SC ST और EWS नहीं सॉरी एक्स सर्विसमैन PWBD और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। कोई अगर फीस बीच में कहीं अटक फटक जाती है बैंक प्रोसेस में तो उसके लिए NCL जिम्मेदार नहीं है। हाँ, 8वां एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, अगर कोई एग्जाम के दौरान अगर कोई कैंडिडेट नकल करने की किस तरह की कोशिश करता है तो फिर उसके खिलाफ कंपनी सख्त एक्शन लेती है, उसको आगे डिबार भी कर सकती है। इसके आप में कोई मिसबिहेव किया है या और भी कोई दूसरा मिसकंडक्ट किया है, अनफेयर मीन्स कोई काम में लिया है, तो सब इसी के उनको सबको इसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा।
कोई फाल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं या इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, वो भी एक तरह से गलत चीज़ है। उनको भी जब भी पता चले कंपनी का, जब मन करे आपके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, आपको एग्जाम से डिबार कर सकते हैं, कैंडिडेचर आपकी रद्द हो सकती है। और अगर आपने कुछ तथ्य छुपाए हैं, कैनवासिंग किया, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का एक कारण होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आप अपने आप को खुद इंश्योर कर लें कि मैं इसमें एलिजिबल हूँ। उसके बाद ये फिर करें, इस नोटिफिकेशन को कम से कम 2-3 बार पढ़ें, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर ओनली बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन। जो आप आवेदन करेंगे उस समय जो आपने डिक्लेयर कर दिया, उसी के बेस पे हो सकता है आपको एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें फिर पक्का इसके हकदार हो गए कि अब तो मुझे, मेरे पास एडमिट कार्ड हो गया तो मैंने जो तथ्य लिखे थे सबके सब सही है और या कंपनी ने सही मान लिए हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होती है। उस समय अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाने जरूरी होता है। और स्क्रूटनी विल बी डन ऑन द कैंडिडेट हु पास द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो कैंडिडेट इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होंगे, उन्हीं का ये जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है वो होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो किस टाइप का होना है, ये 100 नंबर का होगा, टोटल 90 मिनट का होगा, एक बार में ही होगा। अच्छा, इसमें 2 सेक्शन होंगे आपके पेपर के। सेक्शन ए में आपका टेक्निकली नॉलेज है वो चेक किया जाएगा, और सेक्शन बी, उसमें सेक्शन ए 70 नंबर के, मतलब 70 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी है वो 30 का। सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शन फर्स्ट तो 70 केवल आपके ट्रेड के ही होंगे, और सेक्शन बी तीनों के लिए कॉमन है। उसमें होगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये टोटल 30 नंबर का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन मतलब आपको 1 नंबर का एक सवाल होगा। नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। गलत जवाब का भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। अगर आप कोई सवाल अटेंड नहीं करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करने पर भी उसमें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। अगर आपको हिंदी में कहीं कंफ्यूजन लगता है तो फिर इसमें इंग्लिश वाला ही मान्य जाएगा। इंग्लिश का जो वर्जन है क्वेश्चन का वही सही माना जाएगा। सिलेबस आपको इसके एनेक्सर ए में दिया हुआ है। टेस्ट सिटी, जब आप किस किस टेस्ट सिटीज में आप आवेदन, मतलब आपका एग्जाम हो सकता है, वो जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें इंडिकेट होगा। उनमें से कोई सा भी टेस्ट सेंटर आप चूज कर सकते हो सकता है उनमें से कोई सा भी टेस्ट सेंटर कभी हट भी जाए, नया भी जुड़ जाए, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आते हैं उसी पे। ये कंपनी इसमें लिखा है कि अपने पास सुरक्षित है उनका अधिकार कि कभी भी कम ज्यादा या बढ़ा घटा सकते हैं ये। फिर उसके बाद कट ऑफ डेट एक रहेगी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कि मिनिमम कितने नंबर आपके हर कैंडिडेट के आने चाहिए, उन्हीं का डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए दिया है, 100 में से 50 नंबर होने चाहिए। बाकी सबके लिए एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सॉरी ईएसएम, ओबीसी, एनसीएल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 नंबर होने चाहिए। अगर इससे कम नंबर आए तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप या आगे के प्रोसेस में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसे इसमें लिखा है। अगर किसी कैंडिडेट के 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ जाते हैं तो फिर उसको सीक्वेंस या मेरिट में कैसे किया जाएगा, वो ऊपर नीचे डिसाइड इसके लिए बता रखा है कि जिस बंदे के सेक्शन ए में ज़्यादा नंबर है, बाई चांस दोनों के सेम नंबर है लेकिन सेक्शन ए में जिसके ज़्यादा नंबर है टेक्निकल में, वो ऊपर होगा। अगर उस सिचुएशन में भी दोनों के टेक्निकल पेपर में भी अगर दोनों के सेम नंबर है तो फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का मतलब है जो उम्र जिसकी ज़्यादा होगी उसको ऊपर रखा जाएगा। और तीसरा, अगर वो दोनों सेम है तो फिर उनके नाम के अल्फाबेटिक ऑर्डर में दोनों का अंग्रेजी में नाम लिख के जिसका नाम पहले आता है, जैसे किसी का ए से है, दोनों सेम नंबर है, एक का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, एक का बी से, तो फिर ए वाले को ऊपर रखा जाएगा। ये टाई रिजोल्व करने का तरीका होगा। और एक चीज इसमें और आगे लिखी है, ये एग्जाम आगे, अच्छा उसी से बताएंगे। रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड विल बी ओनली अर्ली बस, ये वेबसाइट पे आएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सुटेबल जी में ओनली नोटिफाई अपेयरिंग फॉर स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट, मतलब जिसके इस नंबर से कम आए हैं वो उनको नहीं बुलाया जाएगा। सिंपल सी चीज है। आपको डिफरेंट पोजीशन सेपरेटली अप टू द एग्जाम ऑफ, देखो स्क्रूटनी, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए तीनों के लिए अलग अलग मेरिट बना के और फिर उनको उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उस हद तक, मतलब उस लेवल तक बुलाएंगे जब तीनों की जो सीट नहीं बढ़ जाए। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी को आप बाकायदा फिर उसके बाद एनसीएल की वेबसाइट पे नोटिस से आपको सूचित किया जाएगा।
अभी उन पे मजे प्रोविजन मेरिट में और खास चीज है ये वैकेंसीज फॉर द पोजीशन ऑफ मेंशन इन टेबल ए बिलोंग टू द टू डिफरेंट कैडर एक्सेशन और ईएनएम। इनको उसी के अकॉर्डिंग पहले किसको भरा जाएगा, ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द, इसमें ये माना जाएगा कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आप जिसमें एलिजिबल है आपको चाहिए एक्सेशन में मिला चाहिए ईएनएम, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। जो टोटल सीट इन्होंने बाइफरकेट करके एक जैसी सीट है उसके लिए आप एक जैसे कैंडिडेट चाहिए बस उनको। दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है और सेम वो हो गया उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट। सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर ईच पोजीशन एंड कैडर विल बी प्रिपेयर्ड एज पर अंडर क्लोज 9 ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन कैडर विल बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट सबसे पहले एक्सप्रेशन कैडर बना जाएगा, फिर उसके बाद उनका रिजर्व पोजीशन डिफरेंट लाइक यूआरएस एसटी ओबीसी, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन कैडर के बाद ईएनएम का बनाया जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट उन्होंने बता दिया, बहुत अच्छा किया। प्रोविजन मेरिट लिस्ट विल बी इशूड सक्सेसफुल कैंडिडेट पर द रिजर्वेशन का इन सबको ध्यान में रखकर इसी तरह मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो इसलिए आप अभी कंफ्यूज नहीं है। फाउंड ड्यूरिंग द स्क्रूटनी इवन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी भी अभ्यर्थी का अगर कुछ भी पाया जाता है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या एलिजिबल नहीं था, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो उसको किसी भी स्तर पर मतलब इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी भी लेवल से उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, केवल एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, केवल एक के लिए, अलग अलग के लिए नहीं। अच्छा, आपकी डिग्री जो है, डिग्री डिप्लोमा या जो जहाँ से आपने किया वो AICTE या UGC या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, आपका इंस्टीट्यूशन और डिग्री दोनों। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले अपनी सारी चीज़ें इंश्योर कर लेना है कि मैं एलिजिबल हूँ। एनसीएल का डिसीजन जो है वो सर्वमान्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक है। एडमिट कार्ड केवल इशू कर देने से आप ये नहीं मान सकते कि अब तो मैं एलिजिबल हो ही गया। कभी भी ये केवल आपको उसके आपके डिक्लेरेशन के बेसिस पे जारी करेंगे। सही आपकी मान्यता डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी या आगे हर लेवल पर चेक किया जाएगा। इसी चीज को फिर लिखा है कि आप अपने आप को पहले इंश्योर कर लें, नहीं तो विदाउट नोटिस आपको अगर कहीं गलत पाया जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो रिलैक्सेशन द मिनिमम क्वालिफिकेशन इन टेबल है। कोई दूसरी बाई चांस अगर आप ITI हैं लेकिन बोलते हैं कि ITI नहीं मैं तो डिप्लोमा किया हूँ तो मेरा चल जाएगा कि एलिजिबल होगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ ITI चाहिए मतलब ITI ही चाहिए। अप्रेंटिसशिप चाहिए तो अप्रेंटिसशिप ही चाहिए, उसके बदले में ऐसा नहीं कि कोई दूसरा मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया हूँ। एज लिमिट और अदर क्वालिफिकेशन जो है आपको क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नो चार्जेज ऑफ कैटेगरी शैल बी अलाउड इन द। एक चीज खास ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अप्लाई करते समय ये नहीं बोल सकते कि मतलब मैंने तो उसने साइबर वाले कैफे वाले ने गलत कर दिया था, कंप्यूटर सेंटर वाले ने। अपनी कास्ट कैटेगरी को बिल्कुल ठीक से भरो। SC की जगह ST लिख दिया या ST की जगह OBC लिख दिया, आप चाहे मेरिट में कहीं पर भी हो, फिर आपको रिजेक्ट होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप मैनेजमेंट आपको कुछ नहीं कर पाएगी रिजेक्ट करने के अलावा। तो ये अप्लाई करते समय बिल्कुल ध्यान रखें। एक्स-सर्विसमैन को अपने डिस्चार्ज बुक, PPO और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का रजिस्ट्रेशन अगर इस तरह का है तो सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके आना है। जितना आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, इन सबको चाहिए। और ये PWBD का सर्टिफिकेट है, इशूइंग अथॉरिटी से इसको चेक भी करवाया जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। आपके पास एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो अगले 1 साल तक चालू रहे। जितनी इन्फॉर्मेशन है ईमेल से या एनसीएल की वेबसाइट 2 से ही होना है। हालांकि ये जो एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड ओनली थ्रू एनसीएल वेबसाइट, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा, कोई डाक से नहीं आएगा। तो आप एनसीएल की वेबसाइट है, वीकली एटलीस्ट चेक करते रहना चाहिए। एनसीएल विल नोट रेसुअल डॉक्यूमेंट ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग कंप्लीट इन। आप कुछ भी अगर है ना, अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय अप्लाई करते कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें हेल्प डेस्क ऑप्शन आएगा, उसको आप कॉल करके अपना कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ शेयर कर सकते हैं। टेक्निकली प्रॉब्लम अप्लाई करते टाइम, बाकी तो कोई दूसरी
कोई कंप्लेंट है या कोई प्रॉब्लम है तो एक मेल आईडी दे रखी है rectt.ncl@colindia.in, उस पर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। एक आपको सलाह दी जाती है कि बहुत टाइम पे अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाए, वेबसाइट हैंग और फिर आप बोले कि नहीं मैं तो अप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए टाइम पे अप्लाई करें। अगर आप टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इसमें एनसीएल की कोई जवाबदारी नहीं है, रेस्पॉन्स क्यूरी। हाँ, ये उस समय होना चाहिए था। एग्जाम के बाद एक रेस्पॉन्स क्यूरी मैनेजमेंट विल बी मेड ऑपरेशनल ऑन द एनसीएल वेबसाइट आफ्टर 3 days फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ लो कंप्यूटर टेस्ट। उसके 3 दिन बाद एक रेस्पॉन्स क्यूरी मैनेजमेंट एक करके सिस्टम है, मतलब उसी पे आपको लिंक अवेलेबल रहेगा कि जहाँ से आप किसी भी जो पेपर था उसमें कोई सवाल आपको लगता है कि गलत था या इसका उत्तर सही नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो आप उसके थ्रू 4 दिनों में ऑब्जेक्शन आप वहाँ रेज कर सकते हैं। फाइनल आंसर के आने से पहले ये एक सिस्टम शुरू किया जाता है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। अगर किसी को लगता है कि एग्जाम के दौरान की कोई क्वेश्चन पेपर गलत था, नहीं सॉरी क्वेश्चन गलत था या उसका आंसर गलत है, कोई आंसर अवेलेबल नहीं था कि 2 आंसर सही थे, किसी इस तरह में से किसी टाइप का, तो उसका उसमें जो रेस्पॉन्स क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसमें आप इसको रेज कर सकते हैं। NCL is the right to shortlist candidate for computer based test, reschedule the test, वेन्यू कुछ भी NCL चेंज कर सकता है कभी भी। अच्छा, अगर आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई सर्विस बॉन्ड, सैलरी या लीव सैलरी ऐसा पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में कुछ है, तो उसमें चाहे गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट का, PSU का, तो उसके लिए NCL कोई जवाबदारी नहीं लेगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी सोल्व करनी है खुद को। यहाँ पर आएंगे तो रिजाइन करके आना होगा। कैंडिडेट गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, सेमी गवर्नमेंट का, उसको रिक्वायर्ड टू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी में चाहिएगा एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पर, अगर आपको इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आप इनमें से किसी में भी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट, सबको एनओसी चाहिएगा अपने कंसर्न एम्प्लॉयर से। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो ये जो रिटन एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट में भी हो सकता है, और फिर मल्टीपल शिफ्ट का मतलब एक ही दिन में 3 शिफ्ट में हो सकता है, क्वेश्चन पेपर सेम ना हो, तो फिर उनको नॉर्मलाइज का एक फॉर्मूला होता है, उसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है, किसी को समझ में नहीं आएगा, इतने समझने की जरूरत है, सब कुछ कंप्यूटर से होता है, बेफिक्र रहिए इसके बारे में। आपको NCL के किसी भी माइन या एस्टेब्लिशमेंट आपको पोस्टेड किया जा सकता है। मेडिकली फिट, इसके लिए एक मेडिकल MAR एक कंपनी की वेबसाइट पे दे रखा है, अगर आपको समझना है तो नॉर्मली आप मेडिकल फिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं है, लेकिन इतना एक तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता है, और इसको आप MAR में देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। फिलहाल इसके बारे में मत सोचो, फिलहाल रिटन एग्जाम और अप्लाई करने का तरीका। अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर, आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जो सब्जेक्ट टू होता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जितने हैं वो सब वेरीफाई होके आए। अगर वो वेरीफाई होके ठीक से नहीं आते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन सब नहीं हो पाता है, तो फिर या तो आपका प्रोबेशन एक्सटेंड होता है या फिर आपको टर्मिनेट किया जाता है। द डेट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, ये भी आपको बाद में इसको सूचित किया जाएगा वेबसाइट से ही। वेन्यू कुछ भी चेंज हो सकता है। SC/ST कैंडिडेट, अगर आपको SC/ST कैंडिडेट है, आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसमें सेकंड क्लास नॉन AC का किराया भी दिया जाता है, तो इसलिए अपनी टिकट संभाल के रखें। साथ में आपको एक फॉर्म होगा, वो भी भर के देना होगा, टी क्लेम फॉर्म है, और अपने कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करवानी थी एग्जाम सेंटर पे, रूम इन्विजिलेटर को। तो इसके लिए SC/ST कैंडिडेट ध्यान दें कि आपको अपना टिकट की कॉपी आने और जाने की दोनों की साथ में, और प्लस ये भी लेके आना होगा, एक कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी, और टी क्लेम फॉर्म भर के देना होगा। नो TAD will be paid for appearing the computer based test verification candidate document joining in the before selection except otherwise provided, इनके अलावा किसी को और नहीं दिया जाएगा। अपने रिस्क पे आप उस पे एग्जाम सेंटर पाएंगे, वो इशू नहीं है रिजेक्ट। वैकेंसीज ये कभी भी अप डाउन हो सकती है। कैंसिल में राइट टू मॉडिफाई, अल्टर, रेस्ट्रिक्ट, अल्टर, कैंसिल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कभी भी मतलब ये रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस बंद हो सकता है, चेंज हो सकता है, कुछ इसमें सुधार भी हो सकता है।
हाई कोर्ट जबलपुर होगा अगर कोई इस तरह का न्यायिक प्रकरण अगर होता है तो। और हिंदी और इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश और रोमानी होगा। अप्लाई कैसे करना है? आपको एनसीएल की वेबसाइट पे कैरियर में रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आएगा, उसी में अप्लाई ऑनलाइन का मिल जाएगा। किसी भी आप एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अवेलेबल है, बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। बेस्ट रहेगा आप अंग्रेजी वाला पढ़ें। टू गो थ्रू प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, आवेदन करने से पहले उसको जरूर 1-2-3 बार ढंग से पढ़ें। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी, उनको मतलब SC ST और इनको एक्स-सर्विसमैन को छोड़ के सबको 1180 रुपये पेमेंट भी करना है। और फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 3 वीक से पुराना नहीं हो, JPG या JPG फॉर्मेट में। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विथ ब्लू, मतलब व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन या ब्लू पेन से सिग्नेचर करके उसका JPG फॉर्मेट। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट की स्कैन का 10वीं का, और अगर आप फिटर है तो फिटर का, या मतलब जो भी आप पोस्ट करें उसका मार्कशीट, ट्रेड सर्टिफिकेट और अप्रेंटिसशिप का, इनका भी आपको चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC SC ST उनको उसका भी चाहिए। EWS को देखना कब का चाहिएगा, EWS को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, मतलब अब बनेगा 31 मार्च 2025 के बाद का ही आपको बना हुआ EWS का सर्टिफिकेट चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और अगर आप एक से ज्यादा में आवेदन कर देते हैं बाई चांस, तो सबसे लास्ट वाला जो आवेदन किया हुआ है वो एप्लीकेशन फॉर्म मान्य होगा, उससे पहले वाला अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे। नॉन अटैचमेंट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो इनकम्प्लीट होगा, आप हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। फिर आपको इसके हार्ड कॉपी कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ये खास चीज बता रखा है। और ये कई बार हो गया कि लास्ट स्टार्ट होगा कब, 17 तारीख से सुबह 10 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? 10 मई को रात को 11:59 तक। बाकी सारी डेट बाद में बताई जाएगी। एनसीएल का डिसीजन फाइनल होगा, और ये केवल ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी को सर्वमान्य मानना है, दूसरा किसी एजेंट के इनके चक्कर में नहीं आना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अनेक्सर्स दिए हुए हैं, सिलेबस। ये है फॉर्मेट किसका, SC और ST सर्टिफिकेट का। ये सर्टिफिकेट ध्यान रखना, बहुत सारे लोग टिक नहीं करते हैं कि सर्टिफिकेट SC का है या ST का है। बनाते समय लेमिनेशन करवाने से पहले इसमें जरूर टिक करवा लेना कि कास्ट कैटेगरी कास्ट है या ट्राइब है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये OBC के लिए, OBC के वालों को एक ये डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन और देना होता है नॉन क्रिमिनल का। ये EWS का है। EWS भरते टाइम ध्यान रखें, वैलिड कब का, वैलिड फॉर होगा 25-26, और ऑन द फॉर फाइनेंशियल ईयर इसमें आएगा 24-25, सॉरी 23-24, तो इसमें गलती ना करें। एक्स सर्विसमैन द्वारा दिया जाने वाला अंडरटेकिंग, ये हो गया बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट। फिजिकल लिमिटेशन एग्जाम टू राइट, आपको हेल्प चाहिए एग्जाम के दौरान, तो अगर आपको खुद का कोई स्क्रैप चाहिए तो उसके लिए ये देना होगा, नहीं तो कंपनी प्रोवाइड करती है। ये TA क्लेम फॉर्म है SC ST के लिए, ये डिक्लेरेशन और देनी होगी, इसको है कोऑर्डिनेटर। तो इतने सारे इसमें पेपर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।